हमारे पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की मुखालिफ सिमत को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की फ़्लो इस तरफ है, तो यहाँ पे जो करंट बनता है उसको हम कहते हैं IE, और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की मुखालिफ सिमत में होता है। यहाँ पे बेस टर्मिनल पे इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की फ़्लो इस तरफ है, तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उस करंट को हम कहते हैं IB, और वो इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की मुखालिफ सिमत में होगा। यहाँ पे जो करंट बनता है उस करंट को हम कहते हैं IC, और वो इस इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ से एमिटर टर्मिनल पे यहाँ से करंट आता है इस तरफ, कुछ करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, कुछ करंट बेस टर्मिनल पे होगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ हैं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इस रूट को फॉलो कर रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट IC की शक्ल में वो इस टर्मिनल पे होगा। तो डायग्राम से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि एमिटर करंट जो है वो इस जंक्शन पे स्प्लिट हो जाता है, कुछ करंट जो है वो IB की शक्ल में बेस टर्मिनल पे होता है, और मैक्सिमम करंट IC की शक्ल में कलेक्टर टर्मिनल पे होता है। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। न्यूमेरिकल्स को अगर हम हैंडल करेंगे तो ये फार्मूला मुख्तलिफ जगहों पे हमें यूज़ होगा, बल्कि अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कलेक्टर करंट जो है वो बेस करंट और प्लस एमिटर करंट इसके सम के बराबर है। डायग्राम भी आपको बता रहा है। तो इस डायग्राम में दो चीज़ें आप लोगों ने देखी इस एक्सप्लेनेशन में। एक तो ये आपने बाइसिंग की वो टेक्निक सीख ली कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में कैसे हम रखते हैं, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस में हम कैसे रखते हैं। और दूसरी जो चीज़ आपने सीखी कि किसी ट्रांजिस्टर को अगर हम प्रॉपर बाइसिंग के मुताबिक, जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक कनेक्ट करें, तो फिर उसमें करंट की फ़्लो किस तरह से होगी। तो ये दोनों बातें इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही। ट्रांजिस्टर में बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्ट सिलेबस या जो रिड्यूस सिलेबस हैं, हम उसमें एप्लीकेशन साइट पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन बुक में चूँकि मेंशन है, हम ट्रांजिस्टर को जनरली अगर यूज़ उसका देखें तो हम उसको एज ए एम्पलीफायर या हम उसको एज ए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम इनपुट कहाँ पे देते हैं? एमिटर बेस जो सर्किट है यहाँ पे हम इसको इनपुट देते हैं, और कलेक्टर टर्मिनल पे हम इसका जो आउटपुट है वो चेक करते हैं, क्योंकि एमिटर अपने चार्जेस जनरेट करके सर्किट की तरफ भेजता है, उसमें से मैक्सिमम क्योंकि कलेक्टर रिसीव करता है, इसलिए हम क्या करते हैं कलेक्टर टर्मिनल पे हम उसका आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। तो इनपुट हम देते हैं एमिटर बेस सर्किट पे, और कलेक्टर टर्मिनल पे फिर हम उसका आउटपुट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो किसी भी ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास करंट गेन के नाम से दो फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों को हम करंट गेन कहते हैं। तो दो हैं, एक का नाम हमने रखा हुआ है अल्फा फैक्टर, और दूसरे का हमने नाम रखा हुआ है बीटा फैक्टर। अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर। अल्फा फैक्टर का ताल्लुक है इनपुट के साथ, और बीटा फैक्टर का ताल्लुक है आउटपुट के साथ। अल्फा फैक्टर हम किसको कहते हैं? कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के दरमियान जो रेशो है इसको हम कहते हैं अल्फा फैक्टर। बीटा फैक्टर हम किस चीज़ को कहते हैं? कलेक्टर करंट और बेस करंट के दरमियान जो रेशो है इसको हम कहते हैं बीटा फैक्टर। अगर हम रियल इन प्रैक्टिकल यूज़ जो ट्रांजिस्टर हैं उसकी बात करें तो अल्फा फैक्टर की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होती है और 1 से स्मॉलर होती है। और अगर हम बीटा फैक्टर की बात करें तो बीटा फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होती है और इन्फिनिटी से स्मॉलर होती है, इन्फिनिटी से स्मॉलर होती है। तो बीटा फैक्टर की वैल्यू इन्फिनिटी से स्मॉलर, ये रियल लाइफ जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। और अल्फा फैक्टर की वैल्यू क्या है? इस रेंज में होती है, 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पे 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी होती है।
अल्फ़ा फैक्टर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही बेस्ट तरीके से वो आपसे इनपुट ले सकेगा, और इसी तरह बीटा फैक्टर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतने ही अच्छे तरीके से वो आपको डिस्टॉर्टेड आउटपुट नहीं देगा, बड़ा रिफाइंड किस्म का आउटपुट देगा, अच्छे तरीके से वो अपना काम परफॉर्म करेगा। मैं फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ट्रांजिस्टर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ट्रांजिस्टर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आप कहते हैं कि वो हमसे इनपुट ले, तो अल्फ़ा ऐसा ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करें जिसका अल्फ़ा बड़ा हो, यानी 1 के करीब करीब हो, 0.8 हो, 0.7 हो, 0.9 हो। जितना अल्फ़ा बड़ा होगा उतना ही वो बेस्ट परफॉर्म करेगा, इनपुट लेने का मैकेनिज़्म उसका उतना ही बेहतर होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बीटा फैक्टर, तो बीटा फैक्टर की वैल्यू हम जितनी बढ़ाते हैं उतना ही हमारे पास वो आउटपुट पे उतना ही रिफाइंड किस्म का, उतना ही अच्छे किस्म का आउटपुट हमें वो ऑफ़र करके देगा। हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पे हमारी बुक में टॉपिक मेंशन है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें बीटा फैक्टर की वैल्यू हम जितनी बड़ी रखेंगे उतना ही वो इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करके आउटपुट की शक्ल में हमें देता है। ये तो हो गई अल्फ़ा फैक्टर और बीटा फैक्टर से रिलेटेड की स्टोरी। अल्फ़ा फैक्टर और बीटा फैक्टर के दरमियान जो कॉमन रिलेशन है, यानी अगर अल्फ़ा फैक्टर गिवन हो और आपने बीटा मालूम करना हो, या बीटा फैक्टर गिवन हो और अल्फ़ा मालूम करना हो, तो वो रिलेशन हमारे पास ये है, बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिलेशन शो करता है। एक दफ़ा जब ट्रांजिस्टर बन जाता है तो फिर ना हम उसका अल्फ़ा फैक्टर चेंज कर सकते हैं और ना ही हम उसका बीटा फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बस ये फिर फिक्स रहते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम डिसाइड करते हैं, उस वक्त हम प्रॉपर तरीके से डिसाइड करते हैं कि इसका अल्फ़ा फैक्टर हमने कितना रखना है और इसका बीटा फैक्टर। लेकिन जब एक दफ़ा ट्रांजिस्टर बन जाता है तो फिर ये अल्फ़ा फैक्टर की वैल्यू जो भी होगी ये फिर कांस्टेंट रहती है, इसी तरह बीटा फैक्टर की वैल्यू जो भी होगी ये फिर कांस्टेंट रहती है। ये फार्मूला अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये हमारे पास इंतहाई आसान है, हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इस फार्मूले की डिराइवेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि बीटा फैक्टर हमारे पास होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। इस इक्वेशन की मदद से मैं बेस करंट को इस तरह से लिख सकता हूँ कि एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट की जगह ये वैल्यू उठा के अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ऊपर है कलेक्टर करंट, यहाँ पे आ जाएगा आई ई और माइनस आई सी। इस साइड पे बीटा कंटिन्यूसली आ रहा है। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं कहूँगा कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर के हर कंपोनेंट को, हर फैक्टर को आई ई पे डिवाइड कर दें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आई ई पे डिवाइड कर दें। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास आई सी है इसको भी मैं डिवाइड करूँगा आई ई पे, और डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स हैं उसको भी मैं आई ई पे डिवाइड करूँगा, उसको भी मैं आई ई पे डिवाइड कर लूँगा। ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। इसी तरह देखें, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इस फार्मूले का प्रूफ जो कि इंतहाई आसान है 2-3 स्टेप में, कि ये फार्मूला कहाँ से है। हमने लिखा कि बीटा फैक्टर और अल्फ़ा फैक्टर के दरमियान जो एक कॉमन रिलेशन है वो ये है। अल्फ़ा फैक्टर पता हो वैल्यू पुट कर लें, बीटा मिल जाएगा। बीटा फैक्टर पता हो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, अल्फ़ा आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास उस फार्मूला की डेरिवेशन है। तो अल्फ़ा फैक्टर का ताल्लुक है इनपुट के साथ, और इस रेशो को हम अल्फ़ा फैक्टर कहते हैं। दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाए जाते हैं, करंट गेन। ये भी करंट गेन है और ये भी करंट गेन, लेकिन इसका ताल्लुक इनपुट के साथ है और इसका ताल्लुक है आउटपुट के साथ।
अच्छा जी, NPN हो या PNP हो, जो भी ट्रांजिस्टर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो हर एक टाइप वाले ट्रांजिस्टर को आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कन्फिगरेशन। तो एक है हमारे पास कॉमन बेस कन्फिगरेशन, एक है हमारे पास कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन और एक है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। तो मैं लिखता हूँ फॉलोइंग आर दी different configurations in which PNP or NPN transistor can be यूज्ड। तो ये कुछ मुख्तलिफ कन्फिगरेशन है जिसमें हम NPN हो तो भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, PNP हो तो भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक स्टाइल है जिसको हम कहते हैं कॉमन बेस कन्फिगरेशन, यानी जिसमें बेस जो है वो कॉमनली कनेक्टेड हो कलेक्टर टर्मिनल पे भी और एमिटर टर्मिनल पे भी। तो हम इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये एक PNP, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। मैं इसको कॉमन बेस मोड में कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि क्या मतलब हुआ इस बात का। तो हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखना होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस रखना होता है। तो इस वक्त मैं इसको अगर इस तरह से कनेक्ट कर लूँ तो बाइसिंग वाली बात भी पूरी हो जाएगी और इस तरह हमारे पास वो कॉमन बेस वाली बात भी पूरी हो जाएगी। तो ये इस वक्त शो कर रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को। बेस टर्मिनल कलेक्टर पे भी कनेक्टेड है, एमिटर पे भी कनेक्टेड है और कलेक्टर पे भी कनेक्टेड है। तो बेस कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे। एक और स्टाइल है जिसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन। कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन में क्या होता है, एमिटर बेस टर्मिनल पे भी कनेक्टेड होता है और एमिटर जो है वो कलेक्टर टर्मिनल पे भी कनेक्टेड होता है। तो अब मैं इसको शो करता हूँ कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन के स्टाइल में कि एमिटर जो है वो बेस टर्मिनल पे भी कनेक्टेड होता है और यही एमिटर जो है वो कलेक्टर टर्मिनल पे भी कनेक्टेड होता है। यानी एमिटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास कॉमन होता है। तो ये अब हमारे पास बन गया, बाइसिंग रूल भी यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा। मैं फ़र्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फ़र्दर डिटेल की यहाँ पे इस लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बाइसिंग रूल भी वायलेट नहीं हो रहा और प्लस हमारे पास क्या है, ये अब एमिटर टर्मिनल बेस पे भी कनेक्टेड है और कलेक्टर पे भी कनेक्टेड है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन। और तीसरा जो मोड या स्टाइल है या कन्फिगरेशन जिसमें हम किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं वो है कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन, जिसमें कलेक्टर जो है वो कॉमनली कनेक्टेड होता है, जिसमें कलेक्टर कॉमनली कनेक्टेड होता है। यानी कलेक्टर जो है वो कॉमन टर्मिनल होता है, कलेक्टर जो है वो कॉमन टर्मिनल होता है। तो इसको अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास वो बाइसिंग टेक्निक भी वायलेट नहीं हो रही और इसमें हमारे पास क्या है, कलेक्टर टर्मिनल एमिटर पे भी कनेक्टेड है और कलेक्टर टर्मिनल बेस पे भी कनेक्टेड है। तो इस वक्त कॉमन टर्मिनल बन रहा है कलेक्टर। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टाइल के तरीके हैं। कॉमन बेस इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, कॉमन एमिटर इसकी अपनी एप्लीकेशन है और इसी तरह कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन की अपनी एप्लीकेशन है। तो ये 3 मुख्तलिफ स्टाइल में हम ट्रांजिस्टर को
यूज़ कर सकते हैं। तो PNP हो या NPN हो, जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो ट्रांजिस्टर हम इन 3 मुख्तलिफ स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं और हर स्टाइल की फिर अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, ट्रांजिस्टर के लिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसकी मदद से मैं आपको इनके रीजन्स भी शो कराऊंगा कि कौन कौन सा रीजन जो है वो इसके लिए ठीक नहीं है और किस रीजन में अगर इसका ग्राफ है तो वो इसका एक्टिव रीजन कहलाया जाता है या यूज़फुल रीजन कहलाया जाता है। तो हम वर्टिकल एक्सिस पे कलेक्टर करंट को शो करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम VCC को शो करते हैं कि कलेक्टर टर्मिनल पे हमने कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। तो ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेस करंट। द करंट एट कलेक्टर terminal is controlled with the help of बेस करंट। कलेक्टर टर्मिनल पे कितना करंट रखना चाहिए या होना चाहिए ये हम कंट्रोल करते हैं बेस करंट, क्योंकि बेस हमारे पास ट्रिगरिंग का काम करता है। तो बेस करंट की मदद से मैं यहाँ पे ज़रा ग्राफ बना लेता हूँ कि हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है। हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है। यहाँ पे करंट की वैल्यूज़ हैं, बुक से आप उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो ये माइक्रो एम्पेयर में होती हैं और ये हमारे पास IB की वैल्यूज़ हैं, यानी बेस करंट की वैल्यूज़ हैं। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि बेस टर्मिनल पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का होना वो ज़रूरी है, वो ट्रिगरिंग का काम करता है। तो यहाँ पे बेस करंट की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है, मज़ीद ज़्यादा है, मज़ीद ज़्यादा है, इस तरह से। इस पूरे ग्राफ में ये जो रीजन हमारे पास, ये वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। ये वाला जो रीजन यहाँ पे बन रहा है, ये कब होगा? जब हम एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को रिवर्स बाइस मोड में रखते हैं और इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। और इस वक्त ट्रांजिस्टर फुली ऑफ मोड में होगा, कंप्लीटली ऑफ होगा, फुली ऑफ मोड में होगा। और अगर हम दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दें तो फिर ये वाला रीजन बनता है, ये वाला जो रीजन है ये बनता है कि बहुत मामूली वोल्टेज पे भी क्या होगा? करंट बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, या इसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इस वक्त क्या होगा? फुली ऑन मोड में होगा, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा और बर्निंग के चांसेस होते हैं। तो ना हम दोनों को रिवर्स बाइस रखते हैं, ना हम दोनों को फॉरवर्ड बाइस रखते हैं। एमिटर बेस जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बाइस रखें और कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर हम रिवर्स बाइस रखें तो फिर ये रहता है एक्टिव रीजन में। फिर इस एक्टिव रीजन की भी, ये जो अभी मैं सिर्फ बात बताने की हद तक बस ये सुन लें, इस लेवल पे हम इस डिटेल में नहीं जाते कि इस एक्टिव रीजन को भी हम बाकायदा एक इसमें क्वालिटी पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट होता है, वो कैसे मालूम करते हैं? तो हमारे पास इस एक्टिव रीजन में भी
क्वालिटी पॉइंट मालूम करने का बाकायदा प्रॉपर एक तरीका है जो कि इस वक्त बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस, हम उस लेवल पे नहीं जाते। तो बिल्कुल दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। हम ये पॉइंट कैसे मालूम करते हैं ये तमाम डिटेल्स मौजूद है, लेकिन इस लेवल से मुताल्लिक नहीं है। तो इसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट या क्वालिटी पॉइंट। तो अगर हम इन अ सेंस, मैं यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि इस किस्म का बेस करंट अप्लाई करें जिसके लिए वोल्टेज की वैल्यू ये हो और कलेक्टर टर्मिनल पे करंट की वैल्यू ये हो, तो इस वक्त हमारे पास यानी अगर हम इस तरह की अरेंजमेंट दें कि बेस टर्मिनल पे करंट ये हो, कलेक्टर टर्मिनल पे जो करंट है वो ये हो, कलेक्टर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है VCC वो ये हो, तो फिर ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो हर ट्रांजिस्टर के लिए क्यू पॉइंट के लिए हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड वाले बेस करंट हम उसको इनपुट के तौर पे रखते हैं, उसके लिए फिर ग्राफ बनाया जाता है और उसका क्यू पॉइंट उसका फिर हम वो डिटरमिन करते हैं, उसका तयन करते हैं कि वो क्यू पॉइंट कौन सा होगा। तो अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को जब वो बन जाता है फिर उसके क्यू पॉइंट की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अगर हम इस तरह का इनपुट उसको देते हैं बेस टर्मिनल पे जिसके लिए कलेक्टर का टर्मिनल पे ये वैल्यू हो और कलेक्टर टर्मिनल पे जो VCC है वोल्टेज है वो ये हो, तो फिर हमारे पास ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ये ट्रांजिस्टर देगा। तो स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो थ्योरी का पोर्शन था वो फ़िलहाल इतना ही है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। ये डिस्कशन स्मार्ट सिलेबस में ओमिट कर दी गई है।